भारतीय वायुसेना लगातार न केवल दिन में रात में भी अपना दमखम दिखाते हुए चुनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ ये इंडियन एयरफोर्स का IL-76 न केवल दिन में बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी हां, LAC पर ललकार, चीन का प्रहार। पूरे दिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे LAC पर भारतीय सेना मुस्तैद है। आशीष कुमार सिंह जो कि लगातार ग्राउंड रियलिटी हमको बता रहे हैं, सुबह की पहली किरण हो या फिर रात में चांद की रोशनी, कैसे वायुसेना लगातार ये इशारा कर रही है और आवाज जो है वो चीन तक जा रही है कि कितनी तैयार है भारतीय सेना। और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चीन की तैयारी का जिक्र हमने किया, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी क्या है ये आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। और यही रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने के लिए आशीष सिंह लगातार वहां बने हुए हैं। कैसे अब मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ गई है, कैसे चीन थर्रा रहा है, डरा हुआ है और बौखलाया हुआ है, उसकी जानकारी भी अगले 2 घंटे हमारे साथ आप रहिएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच चीन भारत को ललकारता रहता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, चुनौती भी देता है, लेकिन इस दगाबाज चीन को भारत की शक्ति का अंदाजा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन आज भी 60 के दशक में ही मानो जी रहा है। चीन को भारत के शूरवीरों ने हर युद्ध में मजा चखाया है, लेकिन चीन मानता नहीं है। वो दगाबाजी की राह पर अड़ा है। गलवान, पैंगोंग में जो हालिया घटनाएं हुई वो चीन की मक्कारी का सबूत है। और इन्हीं सबूतों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। इन गद्दारियों और दगाबाजियों के बीच में चीन कई बार बातचीत के टेबल पर आया। हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, 5 सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी भी, लेकिन चीन सुधरा नहीं। लेकिन भारत जानता है कि चीन ऐसा देश है जो भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए भारत ने चीन को सरहद पर सबक सिखाने की तैयारी पहले से और तेज कर दी है। और इन्हीं तैयारियों के बीच में आशीष सिंह आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। न सिर्फ चीन, पश्चिम में ड्रैगन के पैसे से पलने वाला पाकिस्तान भी भारत के लिए खतरा कैसे बना हुआ है ये आपको बताएंगे। इन दोनों देशों को डबल फ्रंट पर हराने का क्या है फॉर्मूला, क्या है प्लान, भारतीय सेना ने क्या तैयारी की है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। वायुसेना प्रमुख तो एयरफोर्स डे पर जिसकी तस्दीक कर भी चुके हैं। मतलब एक बात बिल्कुल तय है, भारतीय सेना की तैयारी इतनी है कि ये दोनों मुल्क एक साथ भी आ जाएं तो इनका चित होना बिल्कुल 100% तय है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। क्या है भारत की तैयारी और कैसे चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी हिंदुस्तान ने कर ली है। वायुसेना को, थल सेना को, जल सेना को किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे रक्षा मंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर दुश्मन आंखें तरेरेगा तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं। कैसे प्रधानमंत्री लेह में जाकर गरजाते हैं और साथ ही बोलते हैं कि कैसे हम जवाब देंगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार कह रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि युद्ध तय मानिए, इसकी तैयारी क्या है, हिंदुस्तान कैसे आने वाले मौसम में, सर्दियों के विषम परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करने को तैयार है, बताएंगे। साथ ही भारत की जय इसमें निश्चित है। इस बीच चीन को पराजित करने के लिए, चीन को चित्त करने के लिए तैयारी क्या है, ये ग्राउंड जीरो से आशीष सिंह लगातार हम तक पहुंचाएंगे। और इन सबके बीच में पाकिस्तान के बीच में डर कैसे बना हुआ है ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। चीन को सरहद पर करारा जवाब मिल रहा है, तो वहीं भारत चीन को युद्ध में पूरी तरीके से चित करने के लिए अपनी मिसाइल पावर तेजी से डेवलप कर रहा है। जी हां, ये आपको 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले 3 हफ्ते में ही भारत ने 6 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर चीन और पाकिस्तान को चेता दिया है कि हमसे मत टकराना। और आप सीधे सीधे अगर 2 महीने में 6 मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो फिर चीन के कान खड़े होना लाजमी है, तो फिर पाकिस्तान का डरना लाजमी है। और इसीलिए चीन और पाकिस्तान में डर और भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन कैसे गर्व से हिंदुस्तानी सेना तैयार है, विषम परिस्थितियों में डटी हुई है, अड़ी हुई है, और कैसे 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी से सीमा पर डटी हुई है, ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच वायुसेना ने खास प्रैक्टिस भी की है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, और लेह में दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाली सेना के
अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपना दम दिखाया है। अपाचे हेलीकॉप्टर जमीन से होने वाले तमाम हमलों का जवाब दे सकता है और तेज गति से उड़ान भरने में माहिर भी है। न केवल दिन में बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर अगर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये नाइट ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में नीली आंखों से देख पाना विदाउट नाइट विजन, और यही पर्पस होता है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर हैं अपाचे, ये नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। सनसेट के बाद में हम ले एयरबेस पर बने हुए हैं और यहाँ पर चाहे वो फाइटर जेट्स हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ये सारे के सारे ऑपरेट करते हैं सूर्यास्त के बाद। इशारा साफ है चीन के लिए कि किस तरह से न केवल दिन में बल्कि रात में भी भारतीय वायुसेना लगातार नजर बनाए हुए है। मेरे ठीक पीछे यह अपाचे हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर, जब ये दुश्मन के बंकर्स के ऊपर या आसपास भी मंडरा है तो समझ लीजिएगा कि उसकी शामत नहीं। इसके नीचे लगे होते हैं हेलफायर 2x2, हेलफायर 4x4, हेलफायर मिसाइल, साथ ही साथ इसमें रॉकेट पॉड्स भी होते हैं। और आपको बता दें कि ये बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट रेडार्स, बेस्ट सेंसर्स और एक ठीक कॉकपिट के नीचे गन भी होती है जो कि हेलमेट से कंट्रोल होती है। जिस तरफ पायलट देखेगा उस तरफ ये गन मूव करेगी। ये गन 30 mm की होती है कि लगातार वो किसी बंकर पर या फिर किसी सामने वाले हेलीकॉप्टर पर अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर कर सकता है। अभी लैंड किया है रनवे पे और टैक्सीवे की तरफ बढ़ते हुए दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि वायुसेना के बेड़े में केवल कुछ महीने पहले ही शामिल किया गया था। और इससे ज्यादा बेहतर समय नहीं हो सकता था जब भारतीय वायुसेना को इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर मिले, क्योंकि अब चीन के साथ में सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है और विशेष तौर पर विंटर्स में और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर, चाहे वो चीनूक हो, अपाचे हो या फिर फाइटर जेट रफाल, वो भारतीय वायुसेना को मिले। अब ये टैक्सीवे में जाते हुए इंडियन एयरफोर्स का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रात में जब लोग सो जाते हैं, आप आराम से सोते हैं अपने घरों पर, तो उस वक्त सेना मुस्तैद रहती है। आधी रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई आशीष कुमार सिंह से, और कैसे अपाचे और चिनूक लगातार एलएसी पर अपनी नजर गड़ाए हुआ है कि चीन इस बार कोई भी बदमाशी ना कर पाए। और बदमाशी करने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार चीन को सोचना होगा, क्योंकि 60 के दशक का हिंदुस्तान अब है नहीं। हम 2020 के हिंदुस्तान की ताकत लगातार अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और मौजूदा स्थिति क्या है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, कैसे चीन बार बार बौखलाया हुआ हरकतें कर रहा है, इस पर तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल रोहित देव हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं और रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल प्रफुल्ल बख्शी सर आपसे ही, क्योंकि इस दौरान वायुसेना बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। आप क्या ये हम समझें कि आने वाले जो विषम परिस्थितियां हैं सर्दियों के मौसम की, उसकी खास तैयारी प्लानिंग वायुसेना के जरिए अब हो रही है? मौसम चाहे कोई भी हो, जो बेसिकली टैक्टिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि अगर सर्दी भी हो या गर्मी भी हो, ये एक्टिविटी जारी रहेगी। हेलीकॉप्टर्स का जो रेडीनेस जो आप देख रहे हैं, जो पायलट्स इस समय नाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं टारगेट एक्विजिशन की और टैक्टिकल एरिया में मनूवरेबिलिटी की, ये सारी की सारी अनिवार्य हैं। और सारे के सारे पायलट्स को अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड एक्वायर करना होगा बिफोर दे एंटर द वैली। तो ये सारी की जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हो रही है। और ये आप ठीक कहते हैं, सर्दी के समय और प्रिकॉशंस की जरूरत है और रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, चाहे स्टोरेज ऑफ फ्यूल हो, स्टोरेज ऑफ एमिशन हो, चाहे विंटर क्लोथिंग्स ऑफ ग्राउंड पर्सनल,
पायलट्स, एक क्रू, सारे के सारे, इनफैक्ट एमुनिशन का पर जो प्रोटेक्शन होता है उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है, और खासकर सेंसर जो लगे होते हैं हेलीकॉप्टर्स के अंदर, कैमरास वगैरह में उनका ध्यान दिया जाता है। आपके टीवी के उसकी लिमिटेशंस होती है, उधर भी लिमिटेशंस होती है, वो भी देखी जाती है। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल निरंतर जारी है, और खासकर नई टेक्नोलॉजी है कि जो Mi-17 हेलीकॉप्टर पायलट जो आके कन्वर्ट कर रहा होगा, उसको ये सारी नई चीजें उसको सीखना पड़ेगा। फ्लाइंग उसको आती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स खास ध्यान दिया जाता है इसके ऊपर कि कैसे टारगेट को एक्टिवेट करेंगे, कैसे एम्यूनिशन को आप रिलीज करेंगे। चाहे बख्शी सर, एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि कल जो खबर ये आई थी कि बाकायदा वहां पर बैरक्स बनाए जा रहे हैं, चीन ने बैरक्स बनाए हैं, बंकर्स बनाए हैं, वहां पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, तो पैंगोंग त्सो लेक की तरफ जो चीन का हिस्सा है, जहां चीन की तैनाती लगभग पैंगोंग त्सो लेक से 100 किलोमीटर दूर, वहां पर चीन अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में भारत को सतर्क रहने के लिए और पहले से आप कह सकते हैं इनिशियल तैयारी क्या करनी चाहिए जवाब देने के लिए? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आप ही से सवाल है बख्शी सर। आपको बता रहा हूं, चीन की तैयारी हमारे मिल गई है, और जितना आप चीन को तैयार होने का समय देंगे उतना चीन तगड़ा होगा जमीन पर। उसको तो उसी टाइम हिला देना चाहिए था जो हमने देखी है, और हमको अब कोई सही गलत की अब परिभाषा नहीं करनी चाहिए। जहां हमें मौका मिलता है हमको उसकी जड़ को उखाड़ना होगा, जड़ को उखाड़ना होगा। मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, आपने बिल्कुल साफ लाइन में यह कहा कि जब भी मौका मिले उखाड़ कर चीन को फेंक देना चाहिए, और हिंदुस्तान की सेना तैयार भी। मोहम्मद अली शाह साहब, सीधा सवाल आपसे, क्या बातचीत का जो दौर है अब वो वक्त आ गया है कि बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए, और जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देने का समय आ गया है? बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, हमने पॉलिटिकल टॉक्स की कोशिश करी चाइना के साथ, नहीं हुआ कुछ। डिप्लोमेटिक टॉक्स करी, कुछ नहीं हुआ। इसका तरीका, इसका इलाज एक ही है, वो है मिलिट्री मेथड्स प्रयोग करना। और मैं आपको बता रहा हूं ये बात दावे से, जब हम मिलिट्री मेथड्स का प्रयोग में लेके आएंगे, चाइना वैसे ही थड़ाथड़ कांप रहा है, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठेगा वहां पे दुम दबा के। और मैं ये भी बोल दूं, अभी इस वक्त इस चैनल पे हम लोग जितने भी लोग जो कुछ जिक्र कर रहे हैं, मैं हमारे दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कुछ ऐसा जिक्र नहीं होगा जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को जो कॉम्प्रोमाइज में आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे देशवासियों को भरोसा होना चाहिए, उनका मनोबल ही बढ़ाएगी केवल। मैं आपको बताता हूं 1962 मार्च में क्या हुआ था। हमारी एक गुरखा ट्रूप्स थी वहां पे बॉर्डर पे, चाइनीज ट्रूप्स आई लाउड स्पीकर लेके और हमारे गुरखा ट्रूप्स को बोलने लगी कि भाई तुम इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ, तुम अपने देश वापस जाओ। मैं बताऊं, जो वफादारी जो ईमानदारी गुरखा ट्रूप्स में है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया वहां चाइनीज का। चाइनीज दौड़े वहां से, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब आप देखिए, चाइना बौखला के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है वहां पे, पंजाबी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक बजा रहा है बॉर्डर पे। इसी तरीके से चाइना की सामने आती है। लेकिन कर्नल रोहित देव, पिछले 2 महीने में 6 मिसाइल का परीक्षण होना, 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी और ज्यादा तेज हो जाना, और अब जो लेह में पहुंचे आशीष सिंह लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर वायुसेना की मुस्तैदी की। चीन डरा भी होगा, घबराया भी होगा। पिछले 2 महीने में 6 मिसाइल का परीक्षण, ये किस तरफ संकेत कर रहा है? रचना जी, मैं आपको 2 चीजों का पहले आभास करवाता हूं। पहला, चीन की तैयारी अभी से नहीं, भारत के खिलाफ चल रही है तकरीबन 2013 से फेज 2 में, और उससे पहले भी चल रही थी 1 दशक पहले। चीन ने जब से 2017 में डोकलाम के थोड़ा पास अपना वेस्टर्न कमांड बनाया और चेंगडू और लांजाओ को मिलाया, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तब से वो अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ठीक इसी लिहाज से कि तिब्बत पे कैसे कब्जा करना है पूरे तरीके से। जहां तक बात है भरोसे की, अगर आप टीवी क्लिपिंग्स देखें हमारे प्रधानमंत्री की और जी पिंग की, जब वो चेन्नई आए थे, और उस टाइम भी काफ़ी ऐसी कोशिश और नाकामयाब कोशिश चीन ने पेट्रोलिंग के माध्यम से की थी, वो एक संकेत था कि आगे जो रिलेशंस हैं थोड़े मिलिटरी टफ होने वाले हैं। डोकलाम 2017,
चांगथांग एक्सरसाइज जो हमारी सेना ने, अगर आपने देखा हो 2019 में सितंबर में किस तरह से की हमने, उसने काफी एक भरोसा उजागर किया हमारे देश में कि हमारी सेना सक्षम है। गलवान की जो रात थी, अप्रैल से ये गतिरोध शुरू हुआ, गलवान की रात एक ऐसी रात थी जिसमें कि जो हमारा एग्रीमेंट के तहत भरोसा था चीन के ऊपर, वो हमारी सेना का तो उसी दिन रात को निकल गया। कूटनीतिक तौर पे उसको थोड़ा समय और लगा, बट 16 जून से लेके अभी तक, और खास तौर पे आप जो ये बता रहे हैं 2-3 जो सप्ताह निकले हैं, जिसके अंदर हमने यूएस से भी काफी अच्छी डील साइन की हैं जहां तक डिफेंस का सवाल है, चाहे वो C-130 का स्पेयर्स का बात हो, चाहे हमारे आर्टिलरी रिक्वायरमेंट का, काउंटर मेजर्स का, साइबर का, ऐसे बहुत सारे चरण हैं जो हमने भी साइन ऑफ किए हैं, चाहे हमारा रूस से S-400 लेना हो। तो आप कुल मिलाकर देखिए जो क्षमता है वो बढ़ी है, गति इतनी बढ़ी है जून के बाद कि पहले तो हमने ITBP को एनहांस किया बॉर्डर पे, उनके रिलोकेशन किए, हमने अपने स्ट्रेटेजिक असेट्स लगाए उस एरिया में। एयरफोर्स, जहां तक मेरा मानना है, मैं आर्मी से हूं, मेरा मानना है कि आने वाले सर्दियों में, अगर मैं इंग्लिश का वर्ड यूज करूं तो फल्क्रम ऑफ ऑपरेशनल इंपैक्ट जो इस वॉर में और इस स्थिति में, चाहे वॉर ना भी हो, वो एयरफोर्स है। आप समझ सकते हैं किस तरह से गतिशीलता धीमी हो जाएगी दोनों देशों की ग्राउंड लेवल पे जब बर्फ पड़ेगी, किस तरह से हमारी क्षमता भी आप देखिए, जैसे जिक्र किया आशीष ने, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक्स जो कि एक BMP तक के एक ICV प्लेटफॉर्म को उठा के कहीं भी रह सकते हैं, C-130 जहां से आप ड्रॉप कर सकते हैं मैकेनाइज्ड फोर्सेस को या स्पेशल फोर्सेस को। तो ऐसी जो क्षमता है, और जो हमने देखा है कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस किस तरह से हमने देपसांग और गांगसू साउथ में लगा के ब्लैक टॉप पे जो हमने कंट्रोल किया है, आप समझ सकते हैं कि भारत की जो मिलिट्री ओरिएंटेशन है पिछले 3-4 महीने में इतनी अच्छी तरह से उजागर हुई है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, चाहे हमारे ट्रूप्स के रहने का हो, तो सब बड़ा है। तो मैं समझता हूं भारत ज्यादा तैयार है इस वक्त, और चीन का अगर मेनलैंड से आप एयर बेसेस देखेंगे और 5-6 जो एयर स्ट्रिप्स आप टिबेट में देखेंगे जो कि बंद हो जाएंगे, उनको मेंटेन करना सक्षम नहीं, मेंटेन करना। रोहित जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा। भूषण दीवान जी भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की इस वॉर कॉन्क्लेव में। अगले 2 घंटे तक हम डिस्कस करेंगे कि भारत कितना तैयार है और चीन को सबक कैसे सिखाना है। लेकिन रोहित जी की बात से मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप कैसे वक्त बीतेगा, ठंड का मौसम आएगा, वो मिलिट्री से थे, लेकिन उन्होंने साफ ये बात बिल्कुल बताई कि एयरफोर्स का जो आप कह सकते हैं काम है, वो सारी ड्यूटीज जो है, जो सारी जिम्मेदारी है, वो आने वाले समय में, क्योंकि टेम्परेचर डिप करेगा इस पूरे इलाके में, मेन काम एयरफोर्स का होगा आने वाले दिनों में। ये बिल्कुल ठीक है। आप ये भी याद रखें कि 1962 की लड़ाई 21 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी और मिड नवंबर 1962 तक गई थी। उसके बावजूद आर्मी का मूवमेंट अभी कम होगा, आर्मी के एक्शन चांसेस बहुत कम हो रहे हैं एवरी डे। एक्शन खाली एयरफोर्स का भी होगा, और सबसे बड़ी बात 2 और चीज भी हैं। क्या? मिसाइल वॉरफेयर। हमारी वहां ब्राह्मोस, आकाश, निर्भय वहां तैनात है। निर्भय 800-900 किलोमीटर की रेंज की है। ब्राह्मोस मिसाइल वेल नोन है, 400 किलोमीटर एबिलिटी की है और हाई स्पीड की है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी की है, और उन्होंने भी S-400 किया है। तो सारा काम अभी एरियल होगा, नंबर 2। नंबर 3, आप देखना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये भी बहुत आगे बढ़ेगा। नंबर 4, जब तक चीन को पता है कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, चीन हिमाकत नहीं करेगा। चीन को हमने चेकमेट दिया है, 6 महीने से दिया है। इसलिए क्या होगा, मुझे लगता है फल्क्रम एक्शन जो है पीओके की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इंडिया के भी फेवर में है ये चीज। क्या? अगर हम पीओके में बढ़त पाते हैं तो चीन का अपना आप एक्साइड CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वन बेल्ट वन रोड का, सब चीज चौपट होती है। हमारा भी फोकस वही रहना चाहिए, मेरी समझ में ये है। कमांडर दीवान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और LAC पर जिस तरह की मुस्तैदी है उसका सीधा सीधा असर LOC पर भी नजर आ रहा है। और इसी पर ताजा अपडेट के साथ अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिससे जो हिंदुस्तानी सेना की तैयारी है जल, नभ और थल पर, उसको लेकर न सिर्फ चीन डरा हुआ है बल्कि पाकिस्तान में भी डर और खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अजय से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के कई विमान लेह में उड़ान भरते हुए नजर आए।
देख पा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ। 2 रोटर वाला ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है। ये देखिए शानदार तस्वीर ये नाइट ऑपरेशन की। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स बखूबी अपना रोल निभाते हुए कुछ महीने पहले ही इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। जब हेलीकॉप्टर्स इस तरह से सामने नाइट ऑपरेशन करते हैं और जब भारतीय वायुसेना अपने एसेट्स जो अलग अलग इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड बेसेस हैं उन पर जब वो ये हेलीकॉप्टर्स मंडराते हैं, वहाँ पर चाहे वो रसद पहुँचानी हो, सामान पहुँचाना हो, तो भारतीय थल सेना के इंडियन आर्मी के जवानों को भी और ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर किसी तरह की युद्ध की स्थिति हो तो वो तो लड़ेंगे ही ज़मीन पर, हवा में से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स आकर सीधा चीनी थल सेना और उनकी वायुसेना पीएलए और पीएलएफ को मुंह तोड़ जवाब देगी। लद्दाख से एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आशीष सिंह हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लगातार ग्लोब मास्टर और चिनूक जैसे एयरक्राफ्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट का काम भी किया जा रहा है। वहां पर साजो सामान युद्ध के लिहाज से इकट्ठा हो रहा है और आने वाले मौसम के लिहाज से भी। बिल्कुल, और एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराया हुआ है पाकिस्तान। इंडिया न्यूज के पास पाक आर्मी की चिट्ठी है। पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आतिफ गुलजार ने लिखी है चिट्ठी। 6 अक्टूबर को रावलपिंडी हेडक्वार्टर भेजी गई थी चिट्ठी में पाकिस्तान को नुकसान की बातें बताई गई है। भारत की कार्रवाई में पाक आर्मी को भारी नुकसान। सीधे चलेंगे अजय जांडियाल के पास जो हमारे साथ सीधे जम्मू से जुड़े हैं। अजय, पाकिस्तान ने इस बात को माना है, इस चिट्ठी कॉपी आपने हमको तक एक्सक्लूसिव पहुंचाई है, माना है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसको भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये जरूरी भी था। आपको बता दूं रजत, जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है और बिना किसी प्रोवोकेशन के बाद पाकिस्तान ऐसा करता है तो साफ हो जाता है कि भारतीय सेना चुप नहीं बैठ सकती और जवाबी कार्रवाई होनी थी। और भारी भरकम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जो एलओसी के दूसरी तरफ के इलाके हैं, लीपा वैली का इलाका है, समानिया का इलाका है और उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग जो तत्ता पानी का इलाका पड़ता है जहां पर पाकिस्तानी आतंकी मौजूद रहते हैं और वहीं से लगातार फायरिंग करके यहां जो एलओसी पर हालात बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, कई सिविलियंस की जान ली थी, उस इलाके में कार्रवाई की है जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। और इसीलिए पाकिस्तानी जो जनरल है उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि वहां पर एडिशनल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिया जाने की बात की गई है, क्योंकि जिस तरह से मार उन्हें पड़ रही है उससे जरूरी हो जाता है कि अपने जवानों की मलहम पट्टी के लिए, उनकी इलाज के लिए उनको वहां पर मेडिकल सुविधाएं बेटर मिल पाए। मगर आपको बता दूं कि पाकिस्तान को यह सबक लेना होगा कि अगर पाकिस्तान ये नहीं समझा तो पाकिस्तान को इस इलाके में और भारी कार्रवाई का जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार है। बीएसएफ और आर्मी मिलकर एलओसी पर पाकिस्तान की हर उस नापाक हरकत को नाकाम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ जो है फायरिंग तक सीमित नहीं रहा है, पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवा रहा है, पाकिस्तान एलओसी के पार से हथियारों की स्मगलिंग करवा रहा है और उसके साथ साथ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रग्स यहां पर भेजकर यहां युवाओं को अगर पाकिस्तान की तरह से नापाक साजिशों की बात हम करेंगे तो लिस्ट एक लंबी है, लेकिन जो जिक्र हम कर रहे थे एलएसी का असर एलओसी पर भी, चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी डर का माहौल, और अब उसका सबूत भी इंडिया न्यूज दिखा रहा है। अजय जांडियाल ने ये चिट्ठी दिखाई है, एक्सक्लूसिवली ये चिट्ठी, जिस पर कि पाकिस्तान के आर्मी अफसरों के जरिए माना गया है कि हिंदुस्तान बड़ी मार रहा है। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये खबर सुनकर दिल को, कलेजे को सुकून तो मिला होगा कम से कम? बड़ी ठंडक मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। मुझको तो हम तो ये अच्छा लग रहा है ये सुनकर, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पहले क्यों नहीं सुनने को मिला। इट्स साउंडिंग लाइक म्यूजिक इन आवर ईयर्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमको अब आगे किस तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऑर्केस्ट्रा को कैसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिकली सिम्फनियस कार्रवाई जो आपकी बात जिसका जिक्र कर रहे हैं,
ये अब एक बॉर्डर, एक फ्रंट बनने वाला है। एलओसी एलएसी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपका जो रफाल टेक ऑफ करेगा, चाहे गोतान की तरफ टेक ऑफ कर रहा है, उसको डाइवर्ट भी किया जा सकता है स्कार्दू की तरफ। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो मिसाइल्स हैं या आपकी क्रूज मिसाइल्स कैन बी डाइवर्टेड, दे आर कंट्रोल्ड। सो ये जो सारी की सारी चीजें हैं अब एक फ्रंट बन जाएंगी और पाकिस्तान को इस बात का आभास हो चुका है कि ये कैपेबिलिटी इंडिया में है और उसका इस्तेमाल करेगा। उसको ये फिक्र पड़ रही है कि हमारी झिझक कैसे दूर हो गई। बख्शी सर, एक मिनट आपको रोकूंगा। मेरे संवाददाता आशीष कुमार सिंह सीधे लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हाजिर है। लगातार वो हमको तस्वीरें भेज रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं। सीधे आशीष के पास चलेंगे। मुझे लगता है आशीष हमारे साथ लद्दाख से जुड़ गए हैं। आशीष, एक्सक्लूसिव आपने तस्वीरें भेजी हैं, चाहे वो चीनी को, चाहे ग्लूम मास्टर हो, लगातार बेस से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी हमको भेज रहे हैं। क्या इस वक्त माहौल है लद्दाख का? क्योंकि दिल्ली में या देश में किसी भी कोने पर आदमी बैठा हुआ है, वो जानना चाहता है कि लेह और लद्दाख में इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या गतिविधियां चल रही हैं? लद्दाख में दो पॉइंट ऑफ व्यू में आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। मौसम का हाल बहुत अच्छा नहीं होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और वो -डिग्री सेल्सियस में ऑलरेडी लेह में टेम्परेचर जाने लगा है। फॉरवर्ड एरियाज में अभी ऑलरेडी -20 और -25 डिग्री सेल्सियस तक मैं गैल्वन, चुशूल, मोल्दो, पैंगोंग सो लेक, इन सब इलाकों की बात कर रहा हूं जहां पर हाइट्स 15,000 से 20,000 फीट तक होती है। लेह में हम फिलहाल 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहां पर ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में जाने शुरू हो गए हैं। और अगले मान के लिए चलिए लगभग 1.5 महीने में दिसंबर के अंत तक यहां पर लेह में टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कई इलाकों में लेह के, और जो फॉरवर्ड एरियाज के टेम्परेचर हैं वो -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। लेकिन जहां तक रही प्रिपरेशन की बात, जो मैंने पिछले 48 घंटों में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन देखी यहां पर, इससे काफी ज्यादा मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा संतोष मिलता है और काफ़ी ज़्यादा विश्वास बनता है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए, कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तैयारियां उन्होंने की है। और क्योंकि एक स्पेसिफिक विंडो है, अक्टूबर के एंड तक जितनी तैयारी करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तैयारी अगले 5-6 महीने के लिए है। अक्टूबर के बाद से यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा और गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, चाहे वो मेडिसिन हो, असला बारूद हो या फिर विंटर क्लोथिंग की ज़रूरत पड़े, वो सब कुछ काफ़ी फॉरवर्ड एरियाज में बढ़ जाएगा। और क्योंकि जब आप 5-6 महीने के लिए हज़ारों की तादाद में, इनफैक्ट 10 हज़ारों की तादाद में आप हमारे फोर्सेस के जो जवान हैं वहाँ पर तैनात हैं, उनके लिए जब सप्लाई करने की बात होगी तो जाहिर सी बात है टन्स में उस रिक्वायरमेंट की। आशीष, आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। बिग 29 के एक और हवा में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। भारतीय वायुसेना लगातार न केवल दिन में रात में भी अपना दमखम दिखाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लेह में पहुंचा हुआ है और मौजूदा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और जब जब ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, यकीन जानिए रोंगटे खड़े कर रही हैं और शानदार जज्बा सेना का दिखाई दे रहा है 24 घंटों 7 दिन। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं देश में रह रहे हैं, देश से बाहर रह रहे हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या है हालात एलएसी पर, 2 घंटे रचना में एक एक तस्वीर दिखाएंगे जो सेना ही नहीं आम जनता को भी भरोसा रहेगा कि हिंदुस्तान, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, हर समय मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है।
लेकिन साथ ही साथ रजत, दर्शकों के लिए जानना यह भी जरूरी है कि एलएसी पर यानी कि भारत और चीन के बीच में स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन बाकी कई देश हैं जहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है या फिर युद्ध अभी अभी शांत हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम आर्मेनिया और अजरबैजान का है। फिलहाल रूस के हस्तक्षेप के बाद वहां शांति लौटी है, लेकिन हाँ, आशंका अभी भी बनी हुई है कि आगे कुछ भी हो सकता है। इसी बीच अमेरिका और ईरान का नाम है, जहां पर ईरान आक्रामक रवैया दिखा रहा है, आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। लेकिन सबक सिखाने के लिए अमेरिका किसी भी वक्त तैयार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर है अमेरिका और हर तरीके से सक्षम भी है। बिल्कुल, देखिए चीन ताइवान वो हिस्सा जिससे चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ है। चीन की टेढ़ी नजर है, ताइवान भी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि ताइवान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका और उत्तर कोरिया 2017 से भीषण तनाव है। किम की परमाणु धमकियों से बिगड़ते माहौल है। हर समय सिर्फ और सिर्फ परमाणु और मिसाइल की बात करने वाला किम जोंग जानता है कि बात करना आसान है, लेकिन कार्रवाई करना मुश्किल है। लेकिन भारत और चीन लगातार, हम ये बात कर रहे हैं कि एलएसी पर फिलहाल स्थिति कैसी है। चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन की चालबाजियां लगातार पिछले 4 महीने से ज्यादा दिखाई दे रही हैं और हालात फिलहाल एलएसी पर कैसे बने हुए हैं, ये लगातार आशीष सिंह की रिपोर्ट है। लेकिन एलएसी का जिक्र होगा तो एलओसी का भी जिक्र होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी स्थिति खराब बनी हुई है और पीओके में चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है। लेकिन आने वाला मौसम सर्दियों का है, जहां पर विपरीत परिस्थितियां भारत की सेना के लिए भी रहने वाली हैं और साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल, और चीन ने एलएसी पर क्या क्या भेजा है, क्या तैयारी है। वाटरप्रूफ थर्मल ग्लव्स, विशेष मटेरियल से बने मोजे, जी हां, क्योंकि तापमान -20 डिग्री तक जाता है, इसलिए चीन अपनी तैयारी कर रहा है। जल्द सूखने वाले अंडरगारमेंट्स, नमी को सोखने वाले ओवरकोट्स, ये सब तैयारियां चीन ने की है। चीन एलएसी पर क्या क्या भेज रहा है, सर्दियों को रोकने वाले लोअर गारमेंट्स, पहाड़ियों में खुद को छिपाने वाली वर्दियां, साथ ही साथ इंसुलेटर्स, हीटर्स, सोलर पैनल्स, ये सब कुछ चीन अपने जवानों के लिए भेज रहा है। जी हां, यानी चीन बिल्कुल साफ कह रहा है कि वो मानेगा नहीं। जो तैयारियां कर रहा है, बैरक बना रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, ये सारी चीजें, चाहे वो डाटा ट्रांसफर की हो, चाहे वो कनेक्शन की हो, रचना, ये सारी तैयारियां चीन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा एक पूरा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। रचना, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन बातचीत भी कर रहा है, मिलिट्री लेवल पर चीन बातचीत कर रहा है और एक तरफ तैयारी कर रहा है। हम सीधे अपने गेस्ट के पास चले, उनसे राय ले, लेकिन एक बार फिर चलते हैं लेह लद्दाख, जहां से मेरे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आप लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कैसे रात में भी प्रैक्टिस फ्लाइंग हो रही है, दिन में भी जो कैरियर जहाज है वो लगातार जो रसद है वो आगे फॉरवर्ड बेसिस तक पहुंचा रहे हैं। एक चीज ये समझना आशीष आपसे चाहता हूं, एक तरफ लेह लद्दाख है जहां हम लगातार देख रहे हैं कि अपने जो जहाज हैं, लड़ाकू विमान है, वो दम भर रहे हैं, सीना चीर रहे हैं आसमान का, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने बातचीत बंद नहीं करी है। एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल बातचीत चल रही है और एक तरफ लद्दाख में हिंदुस्तानी सेना अपनी दम भी भर रही है। क्या देख रहे हैं भविष्य एलएसी पर आप? देखिए, एक स्ट्रैटेजिक अफेयर्स डोमेन में एक कहावत है, मिलिट्री उस रास्ते का अंतिम 100 मीटर होता है जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, और इसीलिए ये तैयारी दोनों तरफ से की गई है और आगे भी आगे के लिए भी की जा रही है। डिप्लोमेसी को एक चांस दिया जा रहा है दोनों तरफ से। कम से कम ये बात तो माननी होगी चीन की तरफ से कि उन्होंने डिप्लोमेसी को कम्प्लीटली बंद नहीं किया है। ये बात अलग है कि उनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। वो जो कुछ डिप्लोमेटिक डोमेन में बात कर रहे हैं, मिलिट्री डोमेन में बातचीत कर रहे हैं, उनकी एक्शन में वो एलएसी पर दिख नहीं रहा है, लेकिन बातचीत चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड अपना प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है और न केवल भारत को इसका अनुभव है 1962 का और उसके बाद में भी लगातार हम कई बार देख चुके हैं, बल्कि पूरे विश्व को इस बात का एहसास है और आभास है कि चीन एक ऐसा देश है जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रिपरेशन की जरूरत है। साथ ही साथ जो गैल्वन का इंसिडेंट हुआ है 4 महीने पहले, उसने काफी ज्यादा जो अलार्म है उसको अप कर दिया। मतलब कि तैयारी चीन की तरफ से अगर होगी तो भारत के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं तैयारी करने के लिए। जो मिलिट्री लैंग्वेज में यहाँ पर मिरर इमेज क्रिएट करने वाली बात है कि अगर आप 4 डिवीजन लगाएंगे तो हम 5 डिवीजन लगाएंगे। अगर आपने
एक आधा दर्जन एयर डिफेंस बैटरीज लगाई है, तो हम 8 बैटरीज लगाएंगे। अगर आप फाइटर जेट्स तैयार करेंगे तो हम और फाइटर जेट्स यहां पर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो डेटरेंस होगा नहीं, डर होगा नहीं चीन के लिए। और इसीलिए दिन हो या रात, लेकिन आशीष, जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं लगातार, चीन की चालबाजियां लगातार चल रही हैं, लेकिन जो सेना की तैयारी है, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, यकीनन वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। मैंने जो वो तस्वीरें देखी, मैं यहां बैठे हुए टीवी स्क्रीन के जरिए भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शानदार काम अगर हमारी सेना का है तो शानदार रिपोर्टिंग आपके भी जरिए की गई है। अभी कुछ दिन पहले सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, बंकर्स का इंतजाम जो चीन ने अपनी सेना के लिए किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मोदी सरकार के जरिए सेना को फ्री हैंड दिया गया। सर्दियों के मौसम में वहां टिकने के लिए, डटने के लिए, लड़ने के लिए पहले से कई गुना ज्यादा खर्च हुआ है पहले के मुकाबले, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सेना के बीच रहे हैं। पहले के मुकाबले आज के सैनिकों को इंतजाम आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदलाव है पहले से अब में? अगर एक लाइन में कैसे को रचना, तो जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आपको दोनों ले पॉइंट ऑफ व्यू भी, यहाँ पर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और साथ ही साथ जो दिल्ली में डिसीजंस सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीडीएस हेडक्वार्टर्स में जिस तरह से डिसीजंस लिए गए हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू 30 सेकंड में दर्शकों को इसका आंसर देना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जो प्रिपरेशन है, जैसे कि मैंने पहले वाले आंसर में कहा कि जरूरत जितनी थी उससे ज्यादा है। जितनी अगर आपको 19 की जरूरत थी तो 20 है, 18 नहीं है। एक नॉच भी कम नहीं है किसी भी डोमेन में, चाहे वो फ्यूल हो, राशन हो, असला बारूद हो, हर चीज में। अगर आप दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो कुछ डिसीजंस पिछले 5-6 महीने में लिए गए हैं, जैसे कि उदाहरण देना चाहूंगा, वाइस चीफ को 500 करोड़ रुपए तक की एक फ्री हैंड परचेज पावर दी गई है। मतलब आपको ये टेंडर शेंडर निकालने की जरूरत नहीं है, लंबा ब्यूरोक्रेटिक अफसरों के और उनके टेबल्स पर ये टैंक खरीदना है, ये असला बारूद खरीदना है, इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चीफ तो छोड़िए, वाइस चीफ के पास ही 500 करोड़ रुपए का एक बार में वो जो चाहे वो तुरंत ले ले। और मैं तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूँ, केवल एक सेना की बात नहीं है। तो ये सब जो डिसीजंस लिए गए हैं सरकार की तरफ से, इसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। मैं पहले भी यहाँ पर ले में आ चुका हूँ पिछले 10-12 सालों में, लेकिन इतनी तैयारी और आशीष, आपकी यही बात लेकर अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास हम जाएंगे। आशीष बता रहे हैं कि पहले से अब में जमीन आसमान का अंतर है। मेजर अली शाह, दिल को सुकून मिली होगी, संतुष्टि हुई होगी कि आज सेना पूरी तरह से संसाधनों से लैस है। बिल्कुल 100% दिल को सुकून मिला, और हमेशा से था वो इत्मीनान, मेरे को हमेशा से था। मैं हमारे देशवासियों को ये यकीन ना चाहता हूं कि वो सोए आराम से, क्योंकि हमारी भारतीय फौज हमारी सरहदों पे उनकी हिफाजत कर रही है। लोग चैन से सोते हैं क्योंकि बॉर्डर पे हिंदुस्तानी फौज वहां पे अटल रहती है, तैनात रहती है। भाई, उरी फिल्म का एक डायलॉग था, हाउ द जोश। ये डायलॉग नहीं, ये हकीकत में हम फौज में बोलते हैं। और उसमें यह भी कहा गया था कि ये लड़ाई इंडियन आर्मी ने शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी वेल फिनिश इट, और हम करेंगे इसको, और हम दिखाएंगे चाइनीज आर्मी को कि हम क्या हैं असल में। आप देख लिए हमको वैसे ही स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज कितना है, कितना फायदा है हमको। क्योंकि चाइना जो बॉर्डर है, इंडो तिब्बत बॉर्डर, जब चाइनीज जहाज वहां से टेक ऑफ करते हैं, वहां की ऊंचाई ऐसी है कि वो अपने पेट्रोल की टैंकी में केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल, मतलब कि केवल आधा लीटर उनका पूरा पेट्रोल टैंक आधी भरती है। तो जाहिर सी बात है, तो उनका फ्लाइंग टाइम भी लिमिटेड होगा 40, है ना। मगर वो हिंदुस्तान आर्मी के साथ नहीं है। चाइनीज जनरल्स ने हिंदुस्तान आर्मी के बारे में, उनके माउंटेन वॉरफेयर के बारे में डॉक्यूमेंटेड किस्से लिखे हैं। और चाइनीज आर्मी आप देख लीजिए, उनका सिर्फ बजट, डिफेंस बजट हमारे से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत ताकतवर होंगे। भाई, पैसे ज्यादा खर्च करने से अगर कोई मेरे को इस बात की गारंटी दे दे कि आप मजबूत बन जाएंगे, तो मैं भाई हम भी पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन ना। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। सन त्सू एक चाइनीज ऑथर है जिन्होंने एक किताब लिखी थी चाइना में, द आर्ट ऑफ वॉर। जैसे कि हिंदुस्तान में चाणक्य रीति हो गई, कौटिल्य, वैसे ही सन त्सू में चैप्टर 4 पैराग्राफ 3 लाइन 2 में लिखा है, द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। मतलब बिना लड़े ही
आप युद्ध को जीत जाएं। अब चाइना वही तो चाह रहा है, और यही कोशिश लगातार चीन करता है। संख्या बल के आधार पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो जोश, जज्बा और साहस कहीं से कहीं तक टिकता नहीं हिंदुस्तानी सेना के आगे। एक बार फिर से आशीष का रुख मैं कर लेती हूं, क्योंकि बार बार वहां की तस्वीरें मुझे देखने का मन कर रहा है, और साथ ही हिंदुस्तानी सेना की तैयारी क्या है। आशीष, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है, टेम्परेचर क्या है, और आने वाले वक्त में जब सर्दी बढ़ेगी तब हिंदुस्तानी सेना किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव करेगी, क्या मुश्किलें होंगी? रचना, मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं एक चीज कहना चाहता था अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर जमीन पर मैं हालात देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये जो मेरे मुंह से एक लाइन निकली थी जब मैंने मिग 29 को रनवे से केवल 10 मीटर दूर रह के वो लैंड करते हुए टेक ऑफ और ओवरशूट करके टच डाउन करके वापस टेक ऑफ करते हुए किया। वो एक दिल से लाइन निकली थी कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। वो इसलिए क्योंकि अब मैं 1962 में तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जो भी मैं भारतीय वायुसेना के अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितना भी वॉर हिस्ट्री मैंने जानी है, पढ़ी है, समझी है, और जो पैनलिस्ट से भी मैं लगातार इंटरेक्ट करते रहता हूं, उस समय एयर पावर का इस्तेमाल बहुत कम किया गया था। इनफैक्ट जो एप्रीहेंसिव, रुक कर, झिझक कर इस तरह का इस्तेमाल किया गया था, ऑफेंसिव तो बिल्कुल नहीं किया गया था। लेकिन आज जो हमारी तैयारी है यहाँ पर भारतीय वायुसेना की, वो देखकर लगता नहीं है कि किसी तरह की झिझक या फिर किसी तरह की रुकावट है। अगर 19 से 20 कुछ हो जाए या फिर गैल्वन जैसा भी इंसिडेंट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय वायुसेना को किसी तरह से सोचने और रोकने की जरूरत पड़ेगी। वो सीधा चीनी एयर स्पेस में घुसकर उन पर बिल्कुल आशीष, सही आप बता रहे हैं कि बिल्कुल सेना तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, 24 घंटे लगातार नजर बनाई हुई है। रोहित देव जी को बीच में लाना चाहूंगा। रोहित जी, आशीष बता रहे हैं 62 वाला भारत नहीं है, वो वहां पर थे, एयर स्ट्रिप्स पे थे, उन्होंने देखा फ्लाइंग करते हुए, टेक ऑफ करते हुए, और कह रहे हैं कि बिल्कुल अब कोई भी घटना होती है गलवान जैसी, तो एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है, सेकंड से पहले चीन तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, जिससे पहले मैं इस पर थोड़ा विश्लेषण करूं, एक छोटा सा आपको मैं बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से जर्नलिज्म इंडिया में चल रही है, एंड खासतौर से जो भी आशीष यहाँ पर खुद गए हुए हैं, उससे काफी मनोबल बढ़ता है दोनों का, सेना का भी तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट हमारे सिटीजन्स का जागरूकता और जो रुचि है आजकल जो मिलिट्री अफेयर्स में, वो 62 में उतनी नहीं थी, हमारी जनता को नहीं पता था। खाली एक हिदायत दूंगा आशीष जी को कि वो एक गॉगल्स की तैयारी कर लें और थोड़ा सांस का कंट्रोल रखें ऐसे एटमॉस्फेयर पे। जहां तक आपका जो सवाल है, मैं आपको बताऊं एयरफोर्स के बारे में। आशीष, ये एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी है आपको, आपकी वजह से देश में जो लोग इंडिया न्यूज देखते हैं, जो लोग ये वॉर कॉन्क्लेव देख रहे हैं, जो गेस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि 62 में शायद इस तरीके की कवरेज नहीं थी जिस तरीके से आप वहां हैं। इंडिया न्यूज के लिए लगातार तस्वीरें और एक्सक्लूसिव जानकारी भेज रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी सलाह भी रोहित जी ने दी है कि थोड़ा सांस पर कंट्रोल, और साथ ही साथ गॉगल्स आपको जरूर चाहिए। मुझे लगता है आप शायद गॉगल्स लगाएंगे तो स्मार्ट ज्यादा लगेंगे, क्यों रचना? बिल्कुल। आशीष, आप कुछ कहना चाहेंगे कर्नल रोहित देव को? गॉगल तो खैर मैं वो टीआरपी और भागदौड़ ड्रामे वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कर्नल देव जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं, सेटली मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ये जो सांस फूलती है ना, वो इसलिए फूलती है क्योंकि अभी मुझे जैसे कि केवल 48 घंटे हुए यहाँ पर आके, और इसीलिए यहाँ पर एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अलग अलग बेसिस बने हुए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए, जो दिल्ली और बाकी फॉरवर्ड बेसिस से हमारे जवान आते हैं, उन्हें कम से कम हफ्ता 10 दिन यहाँ पर एक्लिमेटाइज किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम तुरंत जल्द से जल्द ये कवरेज लोगों को दिखाना चाहते थे, इसलिए बिल्कुल आशीष, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव कवरेज आईटीवी ग्रुप की चल रही है लेह लद्दाख से। एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सारे गेस्ट मेरे साथ मौजूद रहेंगे। रचना, लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आशीष जो तस्वीरें वहां से भेज रहे हैं, और खुद गेस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि देश और साथ ही साथ जितने भी देशवासी हैं, चाहे वो सेना हो, इस कवरेज को देखकर जरूर उनको लगता है